आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, सोशलिज्म एंड द रशियन रेवोल्यूशन। सोशलिज्म एंड द रशियन रेवोल्यूशन। हमने पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था कि मतलब कि ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन सोसाइटी में मतलब काफ़ी चेंज आ रहे थे। जैसे कि पहले 18th सेंचुरी से पहले जो सोसाइटी वो क्लर्गी, नोबेलिटी वगैरह में ऑटोक्रेसी रूल था। अब लोगों में आइडिया आ रहा था कि सोसाइटी को चेंज करना चाहिए, तो वही आइडियाज़ मतलब कि लोगों के डिफरेंट आइडियाज़ थे कि नहीं इस तरह से चेंज होना चाहिए, कोई कह रहा था कि इस तरह से चेंज होना चाहिए। उसी आइडियाज़ के बारे में हम स्टार्टिंग में इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे कैसे आइडियाज़ मतलब डिफरेंट आइडियाज़ के लोग कैसे एग्जिस्ट कर रहे थे, जिनके क्या क्या डिफरेंट आइडियाज़ थे। तो उसी बेसिस पे, आइडिया के बेसिस पे 3 कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड करा गया, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे लिबरल्स। लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स वो थे, वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वर दी लिबरल्स। मतलब कि ये सोसाइटी में चेंज चाहते थे, ये चाहते थे कि सोसाइटी जो है चेंज हो। तो कैसे चेंज हो, ये मतलब कि अपने हिसाब से किस चेंज की बात कर रहे थे वो अब चेक करते हैं। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। मतलब ये ऐसा चेंज में ये चाहते थे, ये ऐसा नेशन चाहते थे, ऐसा देश चाहते थे कि जो सारे रिलीजन्स को टॉलरेटेड करे। टॉलरेटेड मतलब सबको सम्मान मिले, सबको इक्वल, मतलब कहने का मतलब सेकुलरिज्म कंट्री चाहते थे। जैसे अभी इंडिया प्रेजेंट में एक सेकुलर कंट्री है, वैसे जहाँ पे सभी रिलीजन्स को बराबर दर्जा दिया गया है, वैसे ही ये चाहते थे। लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। मतलब कि जो अनकंट्रोल्ड, ये चाहते थे कि जो रूलर्स थे हमारे, जो रूलर हो जो भी वो इन फ्यूचर, उस पर मतलब उसकी पावर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए। मतलब कि उनके पास ये नहीं कि जो मन चाहे वो कर सके, उनकी पावर्स पे कुछ कंट्रोल रखा जाए। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। मतलब हालांकि ये चेंज तो चाहते थे सोसाइटी में, ये चाहते थे कि सोसाइटी चेंज हो, पर ये डेमोक्रेट्स नहीं थे। डेमोक्रेट्स नहीं थे, इसका मतलब क्या है? दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब कि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में, दैट इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीज़न टू वोट, इसमें बिलीव नहीं करते थे। वे ये नहीं चाहते थे कि सब लोगों के पास राइट हो, इसकी वजह से वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। और दे ऑल्सो डिड नॉट वांट दी वोट फॉर वुमेन, और वो ये भी नहीं चाहते थे कि वुमेन वोट करें। तो मतलब उनकी कुछ खासियत भी थी, मतलब कुछ एडवांटेज भी थे, कुछ डिसएडवांटेज थे। अब रेडिकल्स, हु वर रेडिकल्स? रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन दी मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। मतलब जो रेडिकल्स थे वो यह चाहते थे कि जो कंट्री की जो मतलब गवर्नमेंट बने ना, वो कंट्री की पॉपुलेशन के बेसिस पे मिले। मतलब कि जैसे कि कोई कंट्री है, उसमें सपोज करो 3 रिलीजन है, ए बी सी, और उसमें जो रिलीजन ए के लोग हैं उनकी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वो ये चाहते थे कि रिलीजन ए की गवर्नमेंट बने। तो इसकी वजह से ये था उनका। और अनलाइक लिबरल्स दे वर अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड लॉर्ड्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। मतलब अनलाइक का मतलब होता है डिफरेंट फ्रॉम, मतलब डिफरेंट फ्रॉम लिबरल्स थे। मतलब इस मामले में वे अलग सोचते थे, लिबरल्स थे। वो अपोज करते थे प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड लॉर्ड्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। मतलब कि वो विशेषाधिकार, वो ये नहीं चाहते थे कि जो ग्रैंड लॉर्ड्स है जन्म से ही उनके पास के पैसा रहे या फिर वो महान बने, मतलब अपनी काम करो और महान हो, वो ऐसा चाहते थे। ऐसा नहीं चाहते थे कि वो जन्म से ही उनके पास कोई स्पेशल पावर हो, प्रिविलेजेस हो। इसके अपोज में थे ये। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो ऐसा नहीं था कि वो लैंड लॉर्ड्स और इनके खिलाफ थे तो वो एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी थे, ऐसा नहीं था। बट डिसलाइक्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। मतलब कि वो ये नहीं चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी हो वो मतलब एक बंदे के हाथ में सारी प्रॉपर्टी हो, मतलब सबके पास थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए थे, ऐसा वह सोचते थे। नाउ अब हम देखेंगे कंजर्वेटिव्स। हु वर कंजर्वेटिव्स? कंजर्वेटिव्स वर अपोज्ड टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। जो कंजर्वेटिव थे वो डिफरेंटली अलग थे, अपोज्ड थे रेडिकल्स से और लिबरल्स थे। हाउ? अब लेट्स सी दिस।
Earlier in the 18th century, conservatives had been generally opposed to the idea of change. मतलब कि वो बिल्कुल आइडिया का जो चेंज था, आइडिया ऑफ जो चेंज था, मतलब कि बदलाव आना चाहिए, चेंज आना चाहिए, वो उससे बिल्कुल भी अपोज्ड थे। वो उसको मतलब चेंज चाहते ही नहीं थे। जैसे कि रेडिकल्स और लिबरल्स चेंज चाहते थे, वो कंजर्वेटिव्स बिल्कुल चेंज चाहते ही नहीं थे अर्लियर 18th सेंचुरी से पहले। बाय द 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड सम चेंजेस, पर 19th सेंचुरी आते आते उन्होंने कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट किया। वॉज कौन कौन से चेंजेस थी? इनवाइटेबल बट बिलीव्ड दैट, वो मतलब सोचने लगे कि चेंज जो है इनवाइटेबल है, मतलब आने योग्य है, आ सकते हैं, चेंज आ सकते हैं, बट सोचते थे दैट पास्ट हैड टू बी रेस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। मतलब कि पास्ट की जो है रेस्पेक्ट करनी चाहिए और जो चेंज है वो धीरे धीरे आना चाहिए, धीरे धीरे प्रोसेस से आना चाहिए। अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड दी सोशल चेंज। मतलब कि उस टाइम पे जो इंडस्ट्रियल्स मतलब इंडस्ट्री में क्या क्या चेंज आ रहे थे और सोशल चेंज और सोसाइटी में क्या क्या चेंज आ रहे थे। इट वॉज अ टाइम ऑफ प्रोफाइंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। ये वह समय था जब सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिक मतलब आर्थिक दोनों तरह के चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे। इट वॉज अ टाइम वे न्यू सिटीज़ केम अप एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप्ड। मतलब कि ये वह समय था, मतलब वहाँ पे ना उस समय बहुत ज़्यादा नई सिटीज़ बन रही थी और नई इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन, मतलब कि जहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हो वैसे रीजन्स बहुत ज़्यादा उभर के आ रहे थे, बहुत ज़्यादा आ रहे थे। रेलवे एक्सपेंड हो रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर्ड, मतलब ये वही समय है जहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर्ड हुआ था। मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, क्यों हुआ था ये हम देखेंगे कि मतलब उसके क्या कारण थे वो हम देखते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन एंड वुमेन चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज सिटीज़ में लगी, तो इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए लेबर चाहिए। तो जो लोग थे विलेजेस से और दूसरी सिटीज़ से उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री वाले एरिया में जा रहे थे काम करने के लिए, तो उसकी वजह से मैन एंड वुमेन फैक्ट्रीज़ में जाने लग गए। वर्क आवर्स लॉन्ग, मतलब कि अब जो इंडस्ट्री में जो वर्क आवर थे, जो लेबर वर्क करती थी वो बहुत ज़्यादा होते थे। वेजेस पुअर, पर उनकी जो मतलब लॉन्ग आवर्स होते थे पर उनकी वेजेस बहुत पुअर होती थी। अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन थी, मतलब कि बेरोज़गारी दर बहुत ज़्यादा थी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च्ड फॉर सॉल्यूशन टू दीज इश्यूज़। मतलब जो लिबरल्स थे और जो रेडिकल्स थे, लिबरल्स और रेडिकल्स मतलब जो ये पूरा जो ऊपर का सिनेरियो है, मतलब कि वर्क आवर्स लॉन्ग होना, वेजेस पुअर, अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन और सैनिटाइजेशन की भी प्रॉब्लम थी। इन सब का समाधान, उनका सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे कि इनको कैसे बेहतर कंडीशन में करा जाए। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज़ वर दी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब जो उस टाइम पे ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ थी वो इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, मतलब एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री को ओन करता था। इसकी वजह से वो मतलब लेबर की हेल्थ पे, एजुकेशन पे, उनके बारे में कुछ नहीं सोचता था। वो सोचता था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लिया, इसकी वजह से लेबर की वेजेस वगैरह, लॉन्ग वर्क आवर्स होते थे, वेजेस पुअर होते थे, क्योंकि वो ग्रीड थे, वो मतलब कि अपना लालच देख रहे थे, उन्हें लेबर से कोई लेना देना नहीं था। लिबरल्स रेडिकल्स देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। जो लिबरल्स थे और रेडिकल्स, वो भी कुछ लिबरल्स और कुछ रेडिकल्स मतलब कि उनकी भी खुद की इंडस्ट्री थी, वो भी एम्प्लॉय करते थे, इसीलिए अब उनकी भी इंडस्ट्री थी, इसीलिए वह चाहते थे हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल वेंचर्स दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी एनकरेज्ड। मतलब वे चाहते थे कि ऐसे एफर्ट एनकरेज करे जाएं दैट इट्स बेनिफिट वुड बी अचीव्ड इफ द वर्कफोर्स इन द इकोनॉमी वाज द हेल्दी एंड द सिटीजन्स वर एजुकेटेड। अब लिबरल्स एंड रेडिकल्स चेंज क्यों चाहते थे, अब वो लेबर्स के फेवर में क्यों थे? उसके दो रीजंस हो सकते हैं। या तो वो मतलब सही मायने में उनको मतलब दया आती थी लोगों पे कि इतनी ख़राब हालत में ही लेबर लोग काम कर रहे हैं, और दूसरा ये भी था क्योंकि उनकी खुद की इंडस्ट्री भी थी, तो वे ये चाहते थे कि जब तक लेबर एजुकेटेड नहीं होगी, हेल्दी नहीं होगी, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे गेन करा जाएगा। अब तुम सोचो भाई, तुम्हारी कोई इंडस्ट्री या तुम कोई बिजनेस चला रहे हो, वहाँ पे जो लेबर है वहाँ पे वो अनहेल्दी है, उसकी कंडीशन ज़्यादा नहीं है, तुम उससे 16-16 घंटे काम निकाल रहे हो, तो वो ढंग से सो नहीं पा रहा था, तो नेक्स्ट डे बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से तुम्हारा प्रॉफिट भी लॉस हो सकता है। इसलिए वो चाहते थे कि मतलब कंडीशन चेंज हो, ताकि वर्क फोर्स जो इकोनॉमी में हेल्दी हो और सिटीजन एजुकेटेड हो, ताकि मतलब देश का भी फ़ायदा हो और वर्कर्स का भी फ़ायदा हो। और लिबरल्स थे, इसीलिए वो चेंज चाहते थे। सम नेशनलिस्ट, लिबरल्स, रेडिकल्स
वांटेड रेवोल्यूशन, मतलब कि वो क्रांति चाहते थे, टू पुट एन एंड काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड इन यूरोप 1815, मतलब जो 1815 में जो गवर्नमेंट थी यूरोप में उसको वो ख़त्म करना चाहते थे। 1815 में जो यूरोप में गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट कंजर्वेटिव लोगों थी, राजा और लोगों के किंग्स वगैरह राज कर रहे थे यूरोप में। 1815 क्यों राज कर रहे थे? हमने देखा था कि 1814 में नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है, तो फिर दूसरे राजाओं का कंट्रोल आ जाता है यूरोप पे, तो इसकी वजह से उस गवर्नमेंट को वो हटाना चाहते थे। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया दे कौन, लिबरल्स, रेडिकल्स और ये जो लेबर वगैरह थे, दे बिकम रेवोल्यूशनरी मतलब कि चेंज, जो लोग चेंज चाहते हों जो, एंड वर्कड टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। इन सब लोगों ने, लिबरल्स, रेडिकल्स और लेबर वगैरह लोगों ने मिल के काम किया और जो एग्जिस्टिंग मोनार्क थी उसको उखाड़ फेंका, उसको हटा दिया, मोनार्की को हटा दिया। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रेवोल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशन वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव इक्वल राइट्स। नेशनलिस्ट जो मतलब कि अपने नेशन के बारे में सोचे, वो बात करते थे कि रेवोल्यूशन आना चाहिए जो कि नेशन को क्रिएट करे, देश जहाँ पर वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव द इक्वल राइट, मतलब सभी के इक्वल राइट हो, मतलब सभी के पास समान अधिकार हो। ऐसा जो नेशनल थे वो ऐसा नेशन चाहते थे। आफ्टर, अब जो मतलब ये लिबरल्स वगैरह ने, नेशनल वगैरह ने जो काम कर रहे थे इसको आफ्टर 1815 जिसेप्पी मैज़नी एन इटालियन नेशनलिस्ट कॉन्स्पायर्ड विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली। अब ये जिसेप्पी मैज़नी था, उसने ये इटली में अचीव भी कर लिया आफ्टर 1815। जो आफ्टर 1815 के बाद जिसेप्पी मैज़नी ने ये अचीव कर लिया। क्या अचीव कर लिया? मतलब कि सभी को इक्वल राइट्स वहाँ पर दे दिए गए जो ये लोग चाहते थे, और वहाँ की लेबर कंडीशन बेटर कर दी गई, वर्किंग आवर्स को कम कर दिया गया, वेजेस कम कर दी गई। ये जिसेप्पी मैज़नी ने इटली में ये सब कुछ अचीव कर लिया था। अभी तक हमने देखा कि मतलब कि जो सोसाइटी जो थी वो मतलब कि कैसे थी, उनकी इंडस्ट्रियल कंडीशन क्या थी, सोसाइटी में क्या क्या चेंज आ रहे थे। अब हम देखेंगे जो द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, मतलब कि सोशलिज्म क्या है और ये यूरोप में कैसे आया वो सब। हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड व सोशलिज्म, मतलब सोशलिज्म क्यों आया? सोशलिज्म इसीलिए आया कि मतलब ये आइडिया है, एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है कि सोसाइटी को ऐसा होना चाहिए। एक आइडियल सिचुएशन बताई गई है सोशलिज्म कि मतलब कि सोसाइटी जो है ऐसी होनी चाहिए, उसको सोशलिज्म कहा गया। कैसी होनी चाहिए? अब सोशलिज्म है क्या, मतलब सोशलिज्म आइडियोलॉजी के तहत मतलब सोसाइटी कैसी होती है वो हम देखेंगे। बाई 19th century इन यूरोप सोशलिज्म वॉज अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज़ दैट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। मतलब सोशलिज्म को लोगों ने काफ़ी पसंद किया, उसको मतलब लाइक करते थे, मतलब सोशलिज्म को सोशलिज्म ने लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट किया अपने टुवर्ड्स। सोशलिस्ट्स अब सोशलिज्म, अब ये समझो कि सोशलिज्म थी क्या? सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी थी, उसमें मतलब सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी वो ये कहती है कि जो मतलब सोशलिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। सोशलिज्म आइडियोलॉजी कहती है कि मतलब कोई भी इंडस्ट्री और प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, कोई इंडिविजुअल ओन नहीं करना चाहिए। जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, कोई भी इंडस्ट्री है या कोई भी प्रॉपर्टी है, वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा कंट्रोल करनी चाहिए। उसका जो प्रॉफिट होगा वो भी उन लोगों के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। ये सोशलिज्म आइडियोलॉजी है। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट सोशलिस्ट कौन हुए? जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं वह सोशलिस्ट हो गए। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल द सोशल इल्स ऑफ द टाइम। मतलब सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे और इसको देखते थे रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द ऑल टाइम। सोशलिस्ट किसको देखते थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी को देखते थे कि यही है सब बीमारी की जड़, जो भी लोगों की पुअर वेजेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह सभी की कारण प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इंडिविजुअल्स ओन करते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी को इंडिविजुअल को ओन कर रहा है तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, पर्सनल गेन, नो वेलफेयर फॉर दोज हु मेड दी प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। अब मतलब जो अब तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, तुम कोई बिजनेस चला रहे हो तो तुम अपने बिजनेस के बारे में सोचोगे, तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे जो उस बिजनेस को चला रहा है, जो लेबर उस बिजनेस को चला रही है उसके बारे में नहीं सोचोगे। सोशलिस्ट आइडिया ये कहता था। सो इफ अ सोसाइटी एज अ होल रेदर देन अ सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल्ड द प्रॉपर्टी, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। मतलब अगर सोसाइटी
मिल के पूरा होल, एक पूरी सोसाइटी मिल के देन अ होल रेदर देन अ सिंगल इंडिविजुअल, मतलब कि एक सिंगल के बजाय एक पूरी सोसाइटी कंट्रोल करे प्रॉपर्टी को, तो ज़्यादा अटेंशन हो सकती है कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट, मतलब कि अगर पूरी सोसाइटी कंट्रोल करनी चाहिए देना एक सिंगल इंडिविजुअल के। सोशलिस्ट हैड अ डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर, उनके अलग आइडियाज़ थे फ्यूचर के। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स, कुछ कोऑपरेटिव्स के आइडिया में बिलीव करते थे। कोऑपरेटिव्स, अब कोऑपरेटिव्स क्या है? कोऑपरेटिव्स द एसोसिएशंस ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस्ड गुड्स टुगेदर एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर। मतलब कोऑपरेटिव्स क्या कहता है कि मतलब कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, उन्होंने किसी गुड्स को प्रोड्यूस किया, तो प्रोड्यूस करने के बाद जो प्रॉफिट हुआ उसको डिवाइड कर लेंगे, जो प्रॉफिट हुआ उसको डिवाइड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू वर्क डन बाय मेंबर्स, मतलब कि एक मेंबर ने मतलब उन्होंने क्या क्या काम किया, कितना कितना काम किया, उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्रॉफिट डिवाइड कर लेंगे, ये कोऑपरेटिव्स कहता है। रॉबर्ट ओन sought टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हारमोनी इन इंडियाना। जो रॉबर्ट ओवन थे वो चाहते थे नई कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाना। अब कोऑपरेट तो हमने समझ लिया कि कोऑपरेटिव क्या होता है। कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हारमोनी इन इंडियाना, यूएसए में वो अपनी नई कम्युनिटी बनाना चाहते थे उन्होंने। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस लुइस ब्लैंक वांटेड अ गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। फ्रांस में जो लुइस ब्लैंक थे वे चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा दे और कैपिटलिस्ट को रिप्लेस कर दी। कैपिटलिस्ट क्या होता है? मतलब कि जो पर्सनल गेन, वो कि एक इंडिविजुअल कोई प्रॉपर्टी खुद गेन कर रहा है, मतलब ओन कर रहा है, और उसका सारा पर्सनल जो मतलब प्रॉफिट हो रहा है वो खुद अपने पास रख रहा है, किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा, लेबर के साथ शेयर नहीं कर रहा, वो कैपिटलिस्ट हो गया। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स एडेड देयर आइडिया टू दिस बॉडी ऑफ आर्गूमेंट्स। बाद में कार्ल मार्क्स आए और फ्रेडरिक एंगल्स, इन्होंने जो ये कोऑपरेटिव्स वाला कॉन्सेप्ट था इसमें अपना कुछ और कॉन्सेप्ट जोड़ के नया कॉन्सेप्ट बनाया। और उन्होंने क्या क्या जोड़ा? मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट। मार्क्स ने ये आइडिया करा कि इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट है, मतलब जो इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट है, उन्हें पैसे से मतलब है, प्रॉफिट गेन से मतलब है, जो इंडस्ट्रियल लोग हैं उन्हें, और वो किसी से मतलब नहीं। कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। मतलब कैपिटलिस्ट तो क्या है, जो ओन अपना इन्वेस्ट कर दिया फैक्ट्री में, बट जो प्रॉफिट ऑफ द जो कैपिटलिस्ट है वॉज प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर्स। मतलब कि कैपिटलिस्ट काम तो खुद नहीं कर रहा, उसका जो प्रॉफिट है वो कौन बना रहा है? वर्कर ही तो बना रहे हैं, ये उनका कहना था। द कंडीशन ऑफ द वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड बाई प्राइवेट कैपिटल। मतलब कंडीशन जो वर्कर्स की कंडीशन थी तब तक नहीं सुधरेगी जब तक एज दिस प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड बाई प्राइवेट कैपिटलिस्ट, जब तक ये प्राइवेट जो लोग हैं ये सारा प्रॉफिट अपने पास रख लेंगे तब तक इन जो वर्कर्स की कंडीशन है वो सुधरेगी नहीं। Marx believed that to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all properties was socially controlled. मार्क ने इसका एक वो भी दिया, अपना एक थ्योरी दी अपनी एक, कि बिलीव ये चाहते थे कि अगर कैपिटलिस्ट एक्सप्लोइटेशन से वर्कर्स को बचना है तो उन्हें खुद की अपनी एक सोसाइटी बनानी होगी, कंस्ट्रक्ट रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी, जहाँ पे वेयर ऑल प्रॉपर्टी वो सोशली कंट्रोल्ड, जहाँ पे जो सारी प्रॉपर्टी है वो सोशली मतलब पूरे एक सोशल ग्रुप के द्वारा कंट्रोल होगी, न कि एक इंडिविजुअल के द्वारा, तभी वर्कर्स की कंडीशन अच्छी हो सकती है। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। उस सोसाइटी को उन्होंने कम्युनिस्ट सोसाइटी नाम दिया। ये अब हम देखेंगे सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। मतलब कि पहले अभी तक हम देख रहे थे कि मतलब कि जो सोशलिज्म था क्या, मतलब कि सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को हम देख रहे थे, और जो कार्ल मार्क्स वगैरह ने दूसरे जो और भी लुइस ब्लैंक वगैरह आए थे उन्होंने अपनी अपनी आइडियोलॉजी कोऑपरेटिव्स के बारे में बताया था। अब हम देखेंगे जो सपोर्ट था वो कैसे मिल रहा था सोशलिज्म। बाई 1870 सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू दी यूरोप। मतलब कि 1870 तक जो सोशलिस्ट आइडिया था वो पूरे यूरोप में फैल चुका था। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट,
टू कोऑर्डिनेट देयर मतलब सोशलिस्ट से एफर्ट। सोशलिस्ट फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी। सोशलिस्ट फिर से बता रहा हूँ, सोशलिस्ट कौन थे? जो सोशलिज्म को फॉलो करते थे। तो सोशलिस्ट ने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई, नेमली कॉल्ड सेकंड इंटरनेशनल। क्यों बनाई? टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट, मतलब कि उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए बॉडी बनाएगी, उसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। वर्कर्स इन इंग्लैंड जर्मनी बिगिन फॉर्मिंग एसोसिएशंस टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। इंग्लैंड और जर्मनी में वर्कर्स ने एसोसिएशन बनाना शुरू कर दी फॉर बेटर लिविंग के लिए, फॉर बेटर वर्किंग कंडीशन के लिए, ताकि हमें उनकी लिविंग और उनकी वर्किंग कंडीशन बेटर हो सके। दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स। दे बोले तो सोशलिस्ट सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। मतलब कि उन्होंने एक फ़ंड बनाया, जाके उस फंड में सब पैसे डालेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी जिसको भी टाइम ऑफ डिस्टेंस, तो उसे वो मतलब कि मदद करें। एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स, उन्होंने डिमांड किया वर्किंग आवर्स को घटाया जाए और राइट टू वोट को इंट्रोड्यूस करा जाए। इन जर्मनी, अब इन जनवरी में दीज एसोसिएशंस, जो एसोसिएशंस थी, ये जो सोशलिस्ट की एसोसिएशन थी, वर्कड क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड हेल्प्ड इट विन पार्लियामेंट्री सीट। मतलब कि इन एसोसिएशन ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जर्मनी में मदद करी और उनको पार्लियामेंट्री सीट जीतने में भी मदद करी। बाई 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड अ सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। मतलब 1905 तक सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियंस फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी। जो सोशलिस्ट थे और जो ट्रेड यूनियंस थी, उन्होंने एक लेबर पार्टी बनाई इन ब्रिटेन में, उसका नाम, जो ब्रिटेन में पार्टी बनाई उसका नाम था लेबर पार्टी। एंड अ सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, जो फ्रांस में बनाई उसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी। हाउएवर टिल 1940 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। मतलब 1940 तक कोई भी सक्सीड नहीं हुआ था गवर्नमेंट बनाने में यूरोप में। मतलब कि अपने अपने लेवल पे काम तो कर रहे थे पर गवर्नमेंट उनकी नहीं बन पा रही थी। दी रशियन रेवोल्यूशन इन 1914। इन 1914 सार निकोलस, अब ये मेनली अब स्टार्ट हुआ है, जो रशियन रेवोल्यूशन का अब स्टार्ट हुआ है। सार निकोलस सेकेंड रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। मतलब 1914 में जो रूलर था रशिया का, उसका नाम था सार निकोलस सेकेंड। रशियन एम्पायर, उस टाइम पे जो रशियन एम्पायर था, इंक्लूडेड करेंट डे, जो अभी प्रेजेंट में जो कंट्रीज़ हैं, ये स्टेट्स हैं, ये उस टाइम रशिया में इंक्लूडेड हुआ करते थे, यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। कौन कौन सी कंट्री? फिनलैंड, लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ये सारी जो कंट्रीज़ थी उस टाइम रशिया का पार्ट हुआ करती थी। इट स्ट्रेस्ड टू द पैसिफिक एंड कॉम्प्राइज टुडे सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी, कुछ जो सेंट्रल एशिया की कंट्री ये भी उस टाइम रशिया का ही पार्ट हुआ करती थी। कौन सी? जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। ये सब कुछ जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में बता रहा है कि उस टाइम ज्योग्राफी कैसी थी रशिया की। अ मेजॉरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, ये वहाँ का मेजर रिलीजन था। बट दी एम्पायर ऑल्सो इंक्लूड कैथोलिक्स भी थे, प्रोटेस्टेंट थे, मुस्लिम थे, बुद्धिस्ट ये भी थे, पर जो उनका मेजॉरिटी रिलीजन था वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, ये उनकी। अब हम देखेंगे इकोनॉमी एंड सोसाइटी, मतलब कि उस टाइम पे रशिया की इकोनॉमी कैसी थी और सोसाइटी क्या थी। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशियाज पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट। मतलब कि 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो वहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चरिस्ट थी, मतलब एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी। 85% अर्न फ्रॉम एग्रीकल्चर, मतलब 85% पॉपुलेशन उनकी एग्रीकल्चर से अर्न करती थी। इन दी एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट, जो कल्टिवेटर्स थे वो प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट के लिए भी प्रोड्यूस करते थे, एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स, अपने लिए भी और मार्केट के भी। रशिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन, मतलब कि उस टाइम पर जो रशिया था वो मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन था। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स, मतलब कि इसका मतलब फाउंड इन पॉकेट्स का मतलब है मतलब कि बहुत कम मात्रा में थी, कहीं कहीं थी, बहुत कम। जैसे कि हम देख ही सकते हैं उनकी जो मेजर काम था वो एग्रीकल्चर था, 85% से ज़्यादा उनका एग्रीकल्चर से कमाते थे, इसलिए इंडस्ट्री बहुत कम थी। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स।
प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर सेंट पीटरबर्ग एंड मॉस्को, मतलब कि जहाँ मतलब कि वैसे तो थी कम पर कहाँ कहाँ थी जहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा थी वहाँ प्रोमिनेंट एरिया थे वो सेंट पीटरबर्ग एंड मॉस्को, यहाँ पे इंडस्ट्री थोड़ी अदर रीजन्स के कंपेरिजन में ज़्यादा थी, ये इंडस्ट्रियल हब थे वहाँ के। क्राफ्टमैन अंडरटुक मच ऑफ दी प्रोडक्शन, जो क्राफ्टमैन थे वो ज़्यादातर काम करते थे। 1890s रेलवे 1890s में रेलवे एक्सपेंडेड हुआ, उसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई, रेलवे एक्सपेंडेड हो रहा है तो कोल प्रोडक्शन डबल हो गई। रेलवे भाई कोल से ही तो चलेगा, उस टाइम कोल से ही तो चलता था, इसीलिए कोल प्रोडक्शन डबल्ड हो गई। आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल्ड हो गया। ये सब कुछ चेंजेस आ रहे थे सोसाइटी और इकोनॉमी में। मोस्ट इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री थी, जो ज़्यादातर इंडस्ट्री थी वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो एक सिंगल बंदा या फिर ग्रुप ऑफ फ्यू पीपल्स जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी उन करते थे, मतलब कि वही वाला सेम कि उन्हें लेबर से कोई मतलब नहीं है उनकी कि उनकी क्या कंडीशन है, वो अपने प्रॉफिट को देखते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। गवर्नमेंट सुपरवाइज्ड लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस, गवर्नमेंट सुपरवाइज तो कर रही थी कि ताकि एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, गवर्नमेंट सुपरवाइज कर रही थी कि ताकि मिनिमम वेजेस मिले और लिमिटेड आवर ऑफ वर्क हो कराया जाए उनसे वर्कर्स से। बट फैक्ट्री जो इंस्पेक्टर थे कुड नॉट प्रिवेंट, वो नहीं रोक पा रहे थे, जो रूल थे वो बार बार तोड़े जा रहे थे, मतलब कि उन्हें ज़्यादा काम करवाया जाता था वर्कर्स को, उनकी वेजेस काफ़ी कम हुआ करती थी जितनी डिसाइड करी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। वर्कर्स केम फ्रॉम विलेज, जो वर्कर्स थे वो विलेज से आते थे और सेटल्ड हो जाते थे सिटी में, क्योंकि जो इंडस्ट्री थी वो सिटी में होती थी तो उन्हें सिटी में सेटल होना पड़ता था। अब यहाँ पे है वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल, अब दो तरह के वर्कर्स भी दो तरह से डिवाइड होते थे उस टाइम रशिया में, स्किल के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्किल डिवाइड होते थे वर्कर्स। मेटल वर्कर्स एंड अदर्स, मेटल वर्कर्स एंड अदर्स। अब मेटल वर्कर्स कौन थे? मेटल वर्कर्स कंसिडर देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट अमंग अदर वर्कर्स, मतलब कि दूसरे वर्कर्स के कंपैरिजन में जो मेटल वर्कर्स थे वो अपने आप को उनका हेड समझते थे, उनसे ज़्यादा का वो मतलब कि ज़्यादा सुप्रीम समझते थे जो मेटल वर्कर्स थे। देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल। अब मेटल वर्कर्स ऐसा क्यों समझते थे, उसके पीछे ये कारण था कि मतलब जो उनकी जो काम करते थे उसकी उनका जो काम था वो डिमांडेड करता था ज़्यादा ट्रेनिंग और स्किल, उनके पास जो ये काम करते थे उसमें स्किल और ट्रेनिंग की ज़रूरत थी अदर देन कंपैरिजन जो अदर वाले काम करते थे, इसीलिए वो अपने आप को सुप्रीम समझते थे। वुमेन भी काम करती थी, वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाई 1914, मतलब कि जो फैक्ट्री लेबर थी उसमें 31% वुमेन भी थी। बट दे वर पेड लेस देन मैन, पर उनको जो वेजेस थी उनकी मैन से कम थी। सम वर्कर्स फॉर्म एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल हार्डशिप, बट सच एसोसिएशंस वर फ्यू, मतलब कि जो वर्कर्स थे वो एसोसिएशंस बनाते थे हेल्प करने मेंबर्स की, मतलब वो अपनी एक एसोसिएशन बनाते थे क्यों कि कभी भी किसी को अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए कोई या फिर कोई एकदम क्राइसिस आ जाए तो उसकी मदद करी जा सके उस एसोसिएशंस के द्वारा, पर ऐसी एसोसिएशंस काफ़ी कम थी। डेस्पाइट डिवीज़न, वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क्स व्हेन दे डिसएग्रीड विद एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिसल्स और वर्क कंडीशन। बेशक जो वर्कर्स थे डिवाइड थे एज अ मेटल वर्कर्स एंड अदर, बट वे यूनाइट हो जाते थे स्ट्राइक करने के लिए जब उन्हें ज़रूरत पड़ती थी, मतलब एम्प्लॉयर से वो जब डिसएग्रीड होते थे या फिर कोई वर्क कंडीशन ख़राब हो गई या फिर कुछ भी मतलब उन्हें एक्सप्लॉइट करा जा रहा है तो वो मिल करके स्ट्राइक करते थे। डेस्पाइट डिवीज़न। अब सोसाइटी कंट्री साइड में कैसी सोसाइटी थी? कंट्री साइड मतलब क्या होता है? गांव, मतलब विलेज होता है, जो एक सिटी है विलेज, तो कंट्री साइड को विलेज बोलते हैं। पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, जो पीजेंट थे, जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट थे वो कल्टिवेटेड ज़्यादा से, मतलब जो कंट्री साइड में ज़्यादा जो लैंड होती थी उसमें ज़्यादातर हिस्सा पीजेंट्स कल्टिवेट करते थे। बट नोवेल्टी क्राउन एंड ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टी, बट जो प्रॉपर्टी थी, जो एरिया था, जो लैंड थी, वो ओन नोवेल्टी और जो पैसे वाले लोग थे, जो अपर क्लास थी, नोवेल्टी क्राउन वाले, ये लोग ज़्यादा ओन करते थे। लाइक वर्कर्स, जैसे कि
वर्कर्स थे, पीजेंट्स वर टू डिवाइडेड, पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे, जैसे वर्कर्स मेटल वर्कर्स एंड अदर में डिवाइडेड थे, पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे, बट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस दे हैड नो रेस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी, बट उन बेशक डिवाइडेड थे पर उनकी रेस्पेक्ट को, नोबिलिटी की रेस्पेक्ट कोई नहीं करता था। दिस वॉज अनलाइक फ्रांस वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन ब्रिटेनी पीजेंट्स रेस्पेक्टेड नोबल्स एंड फॉट फॉर देम। ये फ्रांस से अनलाइक मतलब डिफरेंट फ्रॉम फ्रांस है, जहाँ पे मतलब कि जो वर्कर्स थे वो पीजेंट्स थे, रेस्पेक्ट करते थे नोबल्स की। यहाँ पे रशिया में कोई नहीं और उनके लिए लड़ते थे, पर रशिया में ये जो पीजेंट्स और वर्कर रेस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते थे। इन रशिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल टू बी गिवन देम। रशिया में जो पीजेंट्स थे चाहते थे जो ज़मीन है, लैंड नोबल्स की जो ज़मीन है, जो अपर क्लास की जो एरिस्टोक्रेसी नोबल्स थे, जो ये क्राउन्स वगैरह थे, उनकी ज़मीन उन्हें दे दी जाए। किसको? पीजेंट्स को दे दी जाए। ये पीजेंट्स चाहते थे। फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड मर्डर लैंड। कभी कभी अक्सर जो पीजेंट्स थे वो रिफ्यूज़ कर देते थे पे करने से, और कभी कभी लैंडलॉर्ड्स को मार भी देते थे। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स। अब रशियन जो पीजेंट्स थे वो डिफरेंट थे अदर यूरोपियन पीजेंट्स से। कैसे? दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली, मतलब दे जो पीजेंट्स थे वो अपनी ज़मीन को मिला देते थे। मतलब कि जैसे कि मानो सपोज करो 5 पीजेंट्स हैं, तो पांचों की जो ज़मीन है वो एक साथ इकट्ठी कर दी गई एंड डिवाइडेड इट अकॉर्डिंगली टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली। और फिर जिस फैमिली की ज़्यादा नीड है उसको ज़्यादा देते थे, जिसकी कम नीड है उसको कम दे देते थे। मतलब अपनी फैमिली उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग वो डिवाइड कर देते थे। ये उनकी अच्छी चीज़ थी। ये चीज़ उनको रशियन पीजेंट को डिफरेंट बनाती थी अदर यूरोपियन पीजेंट से। अब हम देखेंगे सोशलिज्म इन यूरोप। मतलब कि सोशल तब से हमने देखा था कि इकोनॉमी वहाँ की जो रशिया की इकोनॉमी एंड सोसाइटी कैसी थी। अब देखेंगे हम सोशलिज्म कैसे स्प्रेड हुआ रशिया में। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। 1914 मतलब सार निकोलस का वो रूल चल रहा है, तो उससे पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलीगल था। The Russian Social Democratic Worker Party was founded in 1898 by socialists who respected Marx idea। जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी थी वो फाउंडेड हो गई 1898 में बाई सोशलिस्ट द्वारा बनाई गई पार्टी, जो कि कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। ये पार्टी बनाई गई। हाउएवर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसाइजिंग इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि इलीगल है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, तो उसको जो है इलीगल तरीके से ऑपरेट करना पड़ रहा था। सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नेचुरल सोशलिस्ट। कुछ रशियन सोशलिस्ट थे वो सोचते थे कि जो पीजेंट्स हैं, रशिया के जो पीजेंट्स हैं वो नेचुरली ही सोशलिस्ट हैं, मतलब कि वो मतलब पहले से ही सोशलिस्ट हैं। ये लोग सोचते क्यों थे? क्योंकि ड्यू टू देयर कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली। इससे पहले हमने पढ़ा था ना कि वो अपनी सारी लैंड मतलब पीरियडिकली पूल कर लेते हैं और फिर अकॉर्डिंगली देयर नीड वो डिवाइड कर लेते हैं। इसकी वजह से जो कुछ सोशलिस्ट थे वो कहते थे कि इनकी कस्टम की वजह से जो पीजेंट्स हैं नेचुरली सोशलिस्ट्स हैं। सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ रेवोल्यूशन। तो वो कहते थे कि जो जब भी रेवोल्यूशन आएगा रशिया में वो पीजेंट्स लाएंगे, ना कि वर्कर्स लेके आएंगे। दे फॉर्म्ड, दे बोले तो कौन? पीजेंट्स दे कौन? दे पीजेंट्स फॉर्म दी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। पीजेंट्स ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, इन 1900। सोशल डेमोक्रेट्स, जो सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्री विद सोशल रेवोल्यूशनरीज। अब सोशल डेमोक्रेट कौन थे? सोशल डेमोक्रेट वो थे जो लेनिन की आइडियोलॉजी मतलब लेनिन को फॉलो करते थे। और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी कौन थे? जो मतलब पीजेंट्स वाले लोग थे। ये जो पीजेंट्स थे, जो मतलब ये सोचते थे कि जो है वो जो रेवोल्यूशन है वो पीजेंट्स लेके आएंगे, वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे। बट जो सोशल डेमोक्रेट थे वो डिसएग्री करते थे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी से। लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। लेनिन थे वो कहते थे कि पीजेंट्स एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। पीजेंट्स जो है एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, इसीलिए वो रेवोल्यूशन का पार्ट नहीं बन सकते। कैसे? कि सम वर पुअर एंड अदर वर रिच। कुछ पुअर हैं, कुछ रिच हैं।
सम वर्कड एज लेबर वाइल अदर वर्क एट कैपिटलिस्ट हु एम्प्लॉयड वर्कर्स, कुछ लेबर की तरह काम करते हैं, कुछ कैपिटलिस्ट हैं जो दूसरों को काम देते हैं। ड्यू टू दिस डिफ्रेंसिएशन विद इन दैम दे कुड नॉट बी ऑल बी पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट। इस डिफ्रेंसिएशन की वजह से पीजेंट्स जो है रेवोल्यूशन का मेन फोर्स नहीं बन सकते थे, कुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट नहीं है। तो इसकी वजह से अब जो पार्टी थी द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई, बोल्शेविक एंड मेंशेविक। मतलब कि उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो थोड़ी सी डिफर कर गई, इसकी वजह से इन पार्टी की इसलिए दो पार्टों में डिवाइड हो गई, बोल्शेविक एंड मेंशेविक। बोल्शेविक के जो लीडर थे उनका नाम था व्लादिमीर लेनिन, जो हमने अभी ये पीछे स्लाइड में देखा ना कि जो सोशल डेमोक्रेट थे वो लेनिन की आइडियोलॉजी फॉलो करते थे, और लेनिन कहता था कि जो पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। तो व्लादिमीर लेनिन लीडर थॉट दैट इन अ रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक Tsarist रशिया द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। लेनिन कहते थे कि इतनी मतलब रिप्रेसिव दबाव, मतलब कि एक तो उनका सार का रूल चल रहा है, तो ऐसे रूल में रिप्रेसिव मतलब सोसाइटी में पार्टी को डिसिप्लिन में रहना होगा और शुड कंट्रोल करने होंगे अपने नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। अब मतलब कि अपने जो पार्टी के मेंबर्स हैं और जो उनकी क्वालिटी है उनको मेंटेन करना होगा, ऐसा नहीं कि कोई भी आया कोई भी पार्टी को ज्वाइन कर ले। बट दूसरी साइड मेंशेविक जो थे वो कहते थे, अदर्स मेंशेविक थॉट दैट पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल इज इन जर्मनी। मतलब कि मेंशेविक ये कहते थे कि पार्टी सभी के लिए खुली होनी चाहिए, कोई भी चाहे वो इसे ज्वाइन कर सकता है, जैसे जर्मनी में हुआ था। ये दो पार्टों में जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी कि जो ये रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी वो दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है, बोल्शेविक एंड मेंशेविक। और बोल्शेविक के लीडर होते हैं व्लादिमीर लेनिन, नाम याद रखना। देखेंगे टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन। अब रशिया में जो मेन रेवोल्यूशन होता है वो अब यहाँ से शुरुआत होती है। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी, जैसा कि रशिया ऑटोक्रेसी थी, मतलब कि एक सार के द्वारा चलाई जा रही थी ऑटोक्रेसी। सार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट, जो सार था वो पार्लियामेंट के सब्जेक्ट, मतलब पार्लियामेंट को उसको जवाब नहीं देना पड़ता था। पार्लियामेंट थी नहीं, जवाब क्या देना पड़ेगा, कुछ था नहीं वहाँ सिस्टम। जो सारे डिसीजन थे वो सार ही खुद लेता था क्योंकि मोनार्की चल रही थी। लिबरल्स, सोशल डेमोक्रेट वही जो लेनिन के फॉलोअर्स थे। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज विद पीजेंट्स एंड वर्कर्स, इन सभी ने मिलके ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने इन सभी ने मिल कर के डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूशन की। उन्होंने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। दे वर सपोर्टेड, इन सभी को सपोर्ट मिला मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे उस एरियाज़ में इनको सपोर्ट मिला बाई जेडिट्स। जेडिट्स कौन थे? जेडिट्स थे मुस्लिम रिफॉर्मर्स विद इन दी रशियन एम्पायर्स। जो मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे, जो मुस्लिम लोग जो रिफॉर्म चाहते थे रशियन एम्पायर में, उनको जेडिट्स बोला जाता था। द ईयर 1904 वॉज अ पर्टिकुलरली बैड वन फॉर रशिया। 1904 बहुत ख़राब थी रशिया के लिए। प्राइजेज ऑफ असेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइंड बाई 20%। मतलब कि प्राइजेस जो थी असेंशियल गुड, बहुत जो मेन चीज़ें थी जैसे ग्रेन्स वगैरह थे खाने पीने की, तो उनके प्राइसेस एकदम अचानक से बढ़ गए थे और रियल वेजेस डिक्लाइंड हो गई थी 20%। व्हेन 4 members of assembly, the 4 members of assembly of Russian workers were dismissed at पुतिलोव आयरन वर्क्स। जब 4 members of assembly of Russian workers, assembly of Russian workers एक एसोसिएशन थी, ये पूरी एक एसोसिएशन का नाम है। When 4 members of assembly of Russian workers were dismissed at पुतिलोव आयरन वर्क, 4 लोग assembly of Russian workers के को काम से हटा दिया गया, पुतिलोव आयरन वर्क से निकाल दिया गया। तो उसकी वजह से ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज 110,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक पे चले गए, डिमांडिंग रिडक्शन इन वर्किंग डे टू 8 hours एंड इंक्रीज इन वेजेस एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन। मतलब कि लोग स्ट्राइक पे चले गए और वर्किंग आवर्स को घटाने के लिए 8 hours तक करने के लिए कहा गया, वेजेस को बढ़ाने के लिए कहा गया, इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन को वो डिमांड करने लग गए। व्हेन द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लेड बाई, प्रोसेशन मतलब कि जुलूस, मतलब वो निकालते ना यात्रा टाइप,
तो वर्कर्स लेड बाई फादर गैपोन, ये नाम है, फादर गैपोन के द्वारा एक जुलूस निकाला गया, प्रोसेसन निकाला गया, रीच्ड दी विंटर पैलेस, इट वॉज अटैक्ड बाई द पुलिस एंड द कोसैक्स। जब ये जो प्रोसेसन था, जो जुलूस था, विंटर पैलेस पहुंचा, विंटर पैलेस वहाँ थी जहाँ पे मतलब राजा वगैरह ये सब रहते थे, जहाँ पे वहाँ पहुंचा तो पुलिस ने उन पे अटैक कर दिया। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड अबाउट 300 वाउंडेड। जो इस अटैक में जो पुलिस द्वारा अटैक किया था उसमें 100 वर्कर्स मारे गए और 300 वाउंडेड हो गए। दिस इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे, इसी इंसिडेंट, जो पूरा इंसिडेंट हुआ, ये इसी इंसिडेंट को कहते हैं ब्लडी संडे, एंड स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट बिकम नोन एज दी 1905 रेवोल्यूशन। इस ब्लडी संडे की वजह से जो भी बाद में इवेंट्स होते हैं, उस पूरे इवेंट्स को सबको कहा जाता है 1905 रेवोल्यूशन। अब क्या क्या होता है ये जो मतलब कि ब्लडी संडे होता है इंसिडेंट, फिर इसकी वजह से स्टार्टेड ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं जिसे 1905 कहा गया रेवोल्यूशन। तो क्या क्या होता है, स्ट्राइक टुक ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में स्ट्राइक हड़तालें होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ को क्लोज डाउन हो जाता है, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सब मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करने लगते हैं। ड्यूरिंग 1905 रेवोल्यूशन सार अलाउड द क्रिएशन ऑफ इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट ड्यूमा। अब जैसे ही कि पूरा जो स्ट्राइक्स वगैरह सब कुछ वो बढ़ता है, तो वो थोड़ा सा जो सार है इन सभी को कम करने के लिए अलाउ कर देता है 1905 रेवोल्यूशन की वजह से, मतलब सार जो है अलाउ कर देता है क्रिएशन ऑफ इलेक्टेड पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट को वो अलाउ कर देता है, ठीक है पार्लियामेंट बना लो। तो उस पार्लियामेंट का जो पार्लियामेंट बनती है उसका नाम होता है ड्यूमा। आफ्टर ये सब वो क्यों करता है, ताकि अभी मैं बना देता हूँ पार्लियामेंट, फिर ये मैटर सारी जो स्ट्राइक्स वगैरह हैं जो भी हो रहा है ये बंद हो जाएंगी बाद में फिर हटा देंगे, वो इसीलिए इस पर्पस की वजह से बनाता है। 1905 मोस्ट कमिटीज मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल। इन 1905 में जो मोस्ट कमिटीज़ हुई थी उन सभी को डिक्लेयर्ड इलीगल कर दिया गया। सेवर रिस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल पार्टी सीवियर, मतलब बहुत खतरनाक रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए पॉलिटिकल पार्टीज़ पे। द सार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा, और जैसे कि मैंने कहा था ना कि वो उसने सिर्फ नाम के लिए बनाई थी, तो सार ने डिसमिस कर दी पहले ड्यूमा को 75 डेज़, फिर री इलेक्टेड करी गई सेकंड ड्यूमा, फिर उसको भी हटा दिया 3 महीने के अंदर, 3 मंथ्स में, मतलब फर्स्ट ड्यूमा उसको डिसमिस करा, फिर सेकंड ड्यूमा को 75 डेज़ के, मतलब फर्स्ट ड्यूमा थी उसको फर्स्ट ड्यूमा बनी, उसके 75 डेज़ के अंदर उसको हटा दिया गया, फिर री इलेक्टेड करी गई सेकंड ड्यूमा, उसको 3 महीने के अंदर हटा दिया। फिर ही चेंज दी वोटिंग लॉ, जो थर्ड ड्यूमा बनती है उसने तब तक वोटिंग लॉ को ही चेंज कर दिया, एंड पैक दी थर्ड ड्यूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, मतलब कि उसने जो थर्ड ड्यूमा थी वो पूरी कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस से भर दी, कि ताकि कंजर्वेटिव्स वही जो अब चेंज उसने इसलिए भरा क्योंकि अब जो कंजर्वेटिव्स होंगे वो तो चेंज चाहेंगे ही नहीं सोसाइटी में, और कंजर्वेटिव्स उसके सार के फेवर में रहेंगे, इसीलिए उसने थर्ड ड्यूमा को सिर्फ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन से भर दिया। दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये सब कुछ जो ब्लडी संडे वगैरह चल रही थी इससे पहले ही 1914 में दी वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द सेंट्रल पावर्स एंड एलाइड पावर्स। एक वॉर छिड़ जाती है सेंट्रल पावर्स और एलाइड पावर्स के बीच में। सेंट्रल पावर में कौन कौन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की। एलाइड पावर्स में फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। इसमें लेटर इटली और रोमेनिया ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में इसमें यूएसए भी आ जाता है, यूएसए। तो दिस वाज द फर्स्ट वर्ल्ड, ये जो वॉर ब्रोक आउट हुई थी यही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी। इन रशिया द वॉर वाज इनिशियली पॉपुलर थी रशिया में ये वॉर। एज द वॉर कंटिन्यूड थो द सार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा सपोर्ट रोन थे। मतलब इनिशियली तो लोगों का सपोर्ट था सार को, लोग सपोर्ट कर रहे थे, बट एज द वॉर कंटिन्यू हो रही थी पर सार जो है रिफ्यूज, उसने मना कर दिया था मेन पार्टी से ड्यूमा में कंसल्ट करने थे। इसकी वजह से सपोर्ट रोड थी, उसका सपोर्ट जो है दिन ब दिन घटते जा रहा था। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रेन हाई एज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटरबर्ग एज जर्मन नेम एज पेट्रोग्राड। जो रशिया में एंटी जर्मन्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स, इमोशन, बहुत लोगों के खिलाफ, जर्मन लोगों के खिलाफ गुस्सा थी रशियंस में। तो इसका हम देख सकते हैं डायरेक्ट एग्जांपल के जो सेंट पीटरबर्ग है रशिया का, वो जर्मन नेम है, तो उसको बदल के पेट्रोग्राड कर दिया और रशियन लोगों ने। इसमें देखा जाए द सारियन एलेक्जेंडर्स
German origin and poor advisor, especially a monk called Rasputin, made the autocracy unpopular. जो सारियन अलेक्जेंडर, जो उसकी जो सार अलेक्जेंडर की पत्नी थी वो जर्मन ओरिजिन की थी, और पुअर एडवाइज़र अब जर्मन ओरिजिन की थी। पहला कारण तो मतलब उसका सपोर्ट क्यों थिन होता जा रहा था। पहला कारण था कि जो सारियन अलेक्जेंडर, मतलब कि जो सार की पत्नी थी उसका नाम था सारियन अलेक्जेंडर, वो जर्मन, उसका ओरिजिन था वो जर्मन से था। एंड पुअर एडवाइज़र स्पेशली अ मॉन्क कॉल्ड रासपुतिन, जो सार का जो एक एडवाइज़र था मॉन्क, उसका नाम था रासपुतिन, उसकी वजह से ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर, जो सार अनपॉपुलर होता जा रहा था, मोनार्की अनपॉपुलर होती जा रही थी। दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, जो ईस्टर्न फ्रंट पे लड़ाई लड़ी जा रही थी वो वेस्टर्न फ्रंट से अलग थी। रशियाज आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916, जो रशियाज की आर्मी थी बहुत बुरी तरीके से हार रही थी, हारी थी जर्मनी में और ऑस्ट्रिया में। देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअल्टी विद 1970, 7 मिलियन कैजुअल्टीज़ हो गई 1917 के आते आते। एज दे रिट्रीटेड रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड कॉप्स एंड बिल्डिंग टू प्रिवेंट एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड, मतलब कि जैसे ही रशियन आर्मी अपने देश में, जैसे कि उनका देश बहुत बड़ा है, ये यहाँ पे थोड़ा सा देखो समझो, ये मान लो ये देश है उनका, तो ये रहा यूरोप है मानो। तो जब ये रशियन आर्मी यहाँ से इधर ऐसे करके जा रहे थे ना, तो यहाँ की ये सारी क्रॉप्स वगैरह डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे, ताकि अगर जर्मन वगैरह कोई इधर आए तो वो बीच में ही भूख और पानी की वजह से मर जाएंगे। एज दे रिट्रीटेड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट आर्मी फ्रॉम बीइंग एबल टू ऑफ द लैंड, द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप एंड बिल्डिंग लेड टू 3 मिलियन रेफ्यूजीज टू इन रशिया। अब भाई उन्होंने एनिमी के लिए यहाँ की लैंड्स पूरी तबाह करी थी। अब जहाँ पे जो रशिया के खुद के लोग थे, अब उनको भी तो भाई खाने के लिए कुछ चाहिए, तो वो इधर चले जाते हैं, रिफ्यूजी इधर चले जाते हैं। उसकी वजह से यहाँ के जो लोग थे डिस्ट्रॉय की क्रॉप्स वगैरह की तरह यहाँ पे इस ईस्टर्न साइड पे शिफ्ट होते हैं। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच वॉर, जो सोल्जर्स थे वो भी ऐसी फाइट नहीं चाहते थे जो कि कभी इतनी लंबी चले और इतनी सारी कैजुअल्टी हो। द वॉर ऑल्सो हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री, जो वॉर का था जो रशियन इंडस्ट्री उस पर भी बहुत खतरनाक इम्पैक्ट था। रशियाज ओन इंडस्ट्री वर फ्यू इन नंबर्स एंड कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम अदर सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ बाल्टिक सी, जो रशिया की जो खुद की इंडस्ट्री थी वो पहले से ही बहुत कम थी और वॉर की वजह से और उस पर खतरनाक इम्पैक्ट पड़ा। जो सप्लायर थी वो भी उसकी बंद हो गई थी इंडस्ट्रियल गुड्स की, क्योंकि जो जर्मनी थी या फिर जर्मन जो लोग थे आर्मी थी, उसने बाल्टिक सी पे कंट्रोल कर लिया था और जो रशिया में जो ज़्यादातर सप्लाई होती थी वो इसी सी के द्वारा होती थी। अब भाई इस पर कंट्रोल कर लोगे तो उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी, इसीलिए उसकी इंडस्ट्री पे इफेक्ट पड़ा। एबल्ड बॉडी मैन वर कॉल्ड अपॉन दी वॉर, जो सही मतलब जो एबल्ड बॉडी थी, मतलब सही सलामत जो लोग थे उनके मतलब बॉडी सही थी, फिट थी, उनको वॉर के लिए बुला लिया गया। अब वॉर के लिए बुला लेंगे तो एज अ रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेज, अब वॉर के लिए बुला लिया तो लेबर शॉर्टेज हो जाएगी। स्मॉल वर्कशॉप्स असेंशियल्स वर शट डाउन, जो स्मॉल वर्कशॉप्स थी वो बंद हो गई, लेबर शॉर्टेज हो गई, इसकी वजह से इंडस्ट्री पे बहुत बुरा असर पड़ा। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड आर्मी, अब आर्मी लड़ रही है तो उसके लिए खाना भी चाहिए, तो लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन थी वो आर्मी के लिए भेजी जा रही थी। फॉर द पीपल इन द सिटीज़ ब्रेड एंड फ्लोर बिकम स्कार, मतलब कि लोगों के लिए इतनी खतरनाक सिचुएशन आ गई थी कि जो ब्रेड और फ्लोर भी बहुत मुश्किल से मिल रहा था।